Hello everyone, welcome back to the channel Commerce with Aroma and welcome back to the episode number 3 of Marathon series. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं BST को रिवाइज क्लास 12 के एंड टुडे इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 3. इसके पहले के चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज किए हैं. मेक श्योर कि उन वीडियोस को आप लोग देख लो. दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th. ओके, तो करें फिर सेशन को स्टार्ट. यस मैम, सेशन को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. ठीक है, इससे पहले ये सारे पीडीएफ आपको कहाँ मिलते हैं वो भी लिख लो. टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं. टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है मैम? द माई वे कॉमर्स. आप इसे ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीडीएफ्स एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशंस. हाँ, वो एजुकेशन से ही होगा बट यू कैन ज्वाइन दिस चैनल. यहाँ पे पीडीएफ्स, डिस्कशंस एंड सारी डाउट क्लियरिंग आपकी हो जाएगी. ओके, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं विथ दी क्यूट सी स्माइल. ओके मैम, ये क्यूट सी स्माइल नहीं लग रही है. चलो, अब क्यूट है. तो हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? इसमें दो वर्ड्स आप देख सकते हो, दैट इज फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट. तो फाइनेंस क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको क्या जरूरी है? पैसा. बिना पैसे की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी. और जब पैसे को ही आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो ओवरऑल, इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना सिर्फ यूटिलाइजेशन बट कहाँ से पैसे लाते हो, कैसे लाते हो, कितने सस्ते में लाते हो, किस तरह से यूटिलाइज करते हो, कितना प्रॉफिट रिसीव हो पाता है, ओवरऑल ये सारी चीजें हम कवर करते हैं. तो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यूटिलाइजेशन नहीं होता है. इट हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अब जरा बिजनेस फाइनेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. फाइनेंस वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है या बिजनेस के ऑपरेशंस करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. बिना बिजनेस फाइनेंस के आपका सर्वाइवल ग्रोथ नहीं चलने वाला है. ना आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर पाओगे, ना कोई डे टू डे एक्सपेंसेस आपकी कैटर हो पाएंगे. ठीक है, तो बिजनेस बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता, चाहे उसे मॉडिफाई करना हो, एक्सपैंड करना हो, डाइवर्सिफाई करना हो. अब हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रांच है मैनेजमेंट का, जहां पे आप सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड पढ़ते हो? एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग दी फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे आप किस तरह से पैसे अक्वायर करते हो, लाते हो अपने बिजनेस में, और किस तरह से उसे यूज करते हो, कंजर्व करते हो, सो दैट आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाए. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट की बात करता है फाइनेंस की. बिल्कुल. ऑप्टिमल क्या होता है? आप सबको पता है, बेस्ट तरीके से पैसे यूटिलाइज करना है. आपके पास 1 लाख है तो आप iPhone 13 Pro ना खरीदिए, बिजनेस में पैसे लगाइए सो दैट आपका बिजनेस ग्रो करे. ओवरऑल हम यही सारी चीजें बिजनेस फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. आपका क्यों इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आप बताओ. अगर आपके पास 1 लाख रुपए, आप क्या करोगे? अपने कमेंट्स आइडिया कर सकते हो आप कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप क्या करोगे, है ना. 1 लाख रुपए को मैनेज करना, सही तरीके से यूज करना भी एक बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क होता है, जो हमारे कौन करते हैं? मैनेजर्स करते हैं. और कौन सा मैनेजर करेगा? जो फाइनेंस का इंचार्ज होगा. फाइनेंस के इंचार्ज को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजर. ठीक है, FM, फाइनेंशियल मैनेजर. अच्छा, वैसे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स की कॉम्पोजिशन है बढ़ती है, आपको फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, कैश रखना है, इन्वेंट्री या स्टॉक में रखना है, या रिसीवेबल्स रखना है, ये सारी चीजें कहाँ डिसाइड करते हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से आप कर सकते हो. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फंड्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ डिसाइड हो रही है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. लॉन्ग टर्म पैसे भी जो आप उधार लोगे या पैसे लोगे अपने बिजनेस के लिए, तो वो किस तरीके से लोगे? डेट यूज करोगे या इक्विटी यूज करोगे? फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उन सारी चीजों को कैसे एलोकेट करोगे, ये आपका क्या बताता है या कैसे आपको पता चल पाता है? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव देखो, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक है ओल्ड, एक है न्यू. ओल्ड वाले कहते हैं ना, ओल्ड वाले कहते हैं कि हमको प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. न्यू वाले कहते हैं हमें शेयर होल्डर का भला करना है. अब शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर आपके ओनर्स होते हैं कंपनी के. कंपनी में किसी को भी ओनर बनना है तो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है. जब कंपनी के आप शेयर्स खरीद लेते हो तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर का वेल्थ, यानी शेयर होल्डर ने, इन्वेस्टर ने जो भी पैसा लगाया है उस पर जब आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स दे पाओगे, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट कर पाओगे, अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा. अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है, हमारी कंपनी पे ट्रस्ट करके पैसा दिया है, उनके रिटर्न्स को हमें मैक्सिमाइज करना है.
क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब हम बात करें फाइनेंशियल डिसीजंस की, तो फाइनेंशियल डिसीजंस 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से बता दो। सबसे पहले होते हैं, देखो, फाइनेंशियल सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टमेंट, या कोई भी ये ले लो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई एक सीरियल जरूरी है। मैं क्या लिख रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें साइड बाय साइड आपको लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि पहले इन्वेस्टमेंट या सारी चीजें, कैसे भी कर सकते हो। फाइनेंस, फाइनेंशियल डिसीजन, एंड थर्ड वाली है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिविडेंड डिसीजंस, अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंस, पैसा आता कहाँ से है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमें चलानी है तो पैसा कहाँ से लाए, कितने लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के उधार लें, कितने छोटे समय के उधार लें। लंबे समय के उधार ले रहे हैं तो किससे लें, ओनर को बना के लें, किसी को ओनर बना दें, या किसी से सिर्फ उधार पे पैसा ले ले जिसका उसको फिक्स ब्याज या इंटरेस्ट देते रहे। ये सारी चीजें कहाँ पड़ते हो, फाइनेंशियल डिसीजन में। जब पैसा आ गया उसके बाद आपको ये देखना है कि इन पैसों को हम इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे कैसे पैसों को एलोकेट करें। क्या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फिक्स कर दे कहीं, या कहीं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा फिक्स करें, क्योंकि पैसा फिक्स करेंगे या कैपिटल असेट्स में जब हम इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तभी तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो क्या कितने फिक्स्ड एसेट्स रखें, कितने करंट एसेट्स रखें, ये सारी चीजें कहाँ डिसाइड करते हो आप, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। डिविडेंड डिसीजन की बात करें कि भाई सारा प्रॉफिट आ गया, मेरा बिजनेस मैंने कर लिया, और जब प्रॉफिट आता है सारे खर्चों को काटने के बाद, तो कितना पैसा हम अपने ओनर्स को दें। ओनर्स कौन होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। या कितना पैसा हम अपने पास ही रख लें, अपने पास क्या, अपने पॉकेट में नहीं। रिटेंशन का मतलब कंपनी जब अपने पास ही पैसा रख लेती है, तो कंपनी को ये भी एक डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रॉफिट आ गया जब, तो प्रॉफिट को किस तरह से एलोकेट करें। कुछ पैसे अपने पास रख ले कंपनी के पास इटसेल्फ, या सारे पैसे ओनर्स को दे दे, तो क्या रेशियो रहेगा, ये सारी चीजें आप डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड करते हो, ठीक है। चलो, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, वो डिसीजन जहां पे आप फर्म की रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्रपोजल होते हैं, आप मैगी भी खरीद सकते हो, यूपी भी खरीद सकते हो, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आईफोन 12 खरीद सकते हो, या डेल का लैपटॉप खरीद सकते हो, रियलमी का खरीद सकते हो, और कौन से आते हैं, मैकबुक खरीद सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास प्रपोजल्स होते हैं, किसी एक में आपको इन्वेस्ट करना होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स होते हैं। सबसे बढ़िया प्रपोजल उन्हें उठाना पड़ता है जिसपे चीपेस्ट हो, यानी कम से कम आपका पैसा लगे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आप प्रेफर करते हो, कोई भी करेगा, है ना। सॉरी। तो अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कैसे हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म हो सकता है, बस इन्हीं का नाम है बहुत हाई फाई सा, लॉन्ग टर्म। जब पैसा लंबे समय के लिए आप कहीं इन्वेस्ट करते हो उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप बजट्स बना लेते हो ना, कैसे कैसे बनाया जाए, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कितने रिटर्न्स आएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जब पैसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत ह्यूज टाइम के लिए कहीं बजट बना के इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे सारे आपने लॉन्ग टर्म में लगा दिए हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में दिन के काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं। प्रोडक्शन करनी है, स्टॉक खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, सप्लाई करना है, सारी चीजें मतलब एक सर्कल में चलती रहती है जिसको आप ऑपरेटिंग साइकिल कहते हो। तो उस ऑपरेटिंग साइकिल को मूव करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे चाहिए। तो वो जो डे टू डे या छोटे टाइम के लिए आप पैसे जब इन्वेस्ट करते हो तो उसे आप कहते हो वर्किंग कैपिटल। जो एक्चुअल में काम कर रहा है, पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है हमने। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस यानी वो पैसा जो आपको डे टू डे बिजनेस के लिए रिक्वायर होता है, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट होंगे, उतनी उसमें कितनी इन्वेंट्री होगी, कितना कैश रखोगे, कितने रिसीवेबल्स होंगे, ये सारी चीजें कहाँ डिसाइड करते हो आप, शॉर्ट टर्म डिसीजंस में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, जिसे हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म बेसिकली हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये फिक्स्ड में ही होगा। लंबे समय के लिए आप जब असेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो कौन से वाले होंगे, फिक्स्ड एसेट्स होंगे, जिनको 1 साल में नहीं बेचते हो आप, उनकी वैल्यू 1 साल में डिप्लीट या एकदम खत्म नहीं होती है। लेकिन करंट एसेट तो पता है कि जिसकी वैल्यू आप उसको इनकैश करा सकते हो 1 साल के अंदर ही अंदर विदाउट एनी डिक्रीज इन वैल्यू। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स का क्या है, ऐसा नहीं है, आप उनको एक ही साल में रिटर्न नहीं करते हो। फिक्स्ड एसेट्स किस लिए यूज करते हो, प्रोडक्शन पर्पज के लिए। प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो वो फिक्स्ड एसेट्स में करते हो, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म में होते हैं इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पास एक्सपेंडिचर्स पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें से किसी एक प्रोजेक्ट को उठाते हो, आप वहीं इन्वेस्ट कर देते हो। अब बात करें फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट।
जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कितना कैश वो जनरेट करता है। जितना ज्यादा कैश जनरेट करेगा, उसी में आपके पास प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट ए ज्यादा आपको रिटर्न्स दे रहा है तो ऑब्वियसली आप यही इन्वेस्ट करोगे, यानी कितने कैश फ्लोज आपको आएंगे। देखो, रेट ऑफ रिटर्न अलग चीज है। रेट ऑफ रिटर्न है कि 5%, 6%, 7%। ए बी सी आपके पास प्रोजेक्ट्स थे, जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न था उसी में इन्वेस्ट कर दिया, ये तो रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है। कैश फ्लो मतलब ये है कि कितना रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके लाइफ स्पैन में चलेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे और कितना कैश फ्रीक्वेंटली जनरेट होता रहेगा। रेट ऑफ रिटर्न इस कितना परसेंट आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना लगाने पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। कैश फ्लो का मतलब ये है कि इतना खर्चा आपका यूजुअली जाता रहेगा और उतना ही रिटर्न आता रहेगा। रिटर्न एज इन कैश आपको जनरेट होता रहेगा। तो जिसमें ज्यादा होगा कैश फ्लोज, जिसमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा, उसी प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कौन से इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आप देखोगे? बहुत सारी चीजें होती है कि कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब जिसमें 10 लाख लगा के 5% का रिटर्न मिल रहा है और किसी में 2 लाख रुपए लगा के 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप? तो ये सारी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को देखते हुए आप अपने लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेते हो। क्लियर? अब हम बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन की। अब आप बोलोगे मैम वर्किंग कैपिटल कहाँ है? वर्किंग कैपिटल भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो वो कौन से डिसीजन होते हैं जहां पे आप ये डिसाइड करते हो कि पहले तो कितना कितना पैसा चाहिए, अपने को कितना पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। उसके बाद कहाँ कहाँ से पैसा उठाए, कहाँ से उठाए, जिसको आप कहते हो सबसे पहले सोर्सेज डिसाइड करोगे, या पहले ये डिसाइड करोगे प्रपोर्शन, या सबसे पहले ये डिसाइड करोगे पैसा कितना चाहिए। उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि कहाँ से पैसे ले, कहाँ से, यानी डेट से लें या इक्विटी से लें। दो टाइप के तरीके, दो आपके पास तरीके होते हैं पैसे उठाने के। एक होता है डेट, एक होता है ओनर्स फंड। डेट कौन से होते हैं? जिसमें आप उधार का पैसा ले लेते हो और उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंटरेस्ट इंटरेस्ट देते रहते हो। ओनर्स कौन है? जिनसे एक बार में पैसा खूब सारा ले लिया उसको और इनको बना दिया ओनर्स, और इनको चुप करके बैठा दिया कि भाई सुनो, ओनर बन गए हो, जब प्रॉफिट आएगा तभी देंगे। लेकिन डेट वाले केस में ऐसा नहीं है। डेट इनके लिए क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। डेट जिनसे आप डेट के थ्रू पैसा लेते हो वो आपके लिए क्रेडिटर होते हैं। इनको आपको रिटर्न पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपके सिर पे डांस करने लगेंगे। लेकिन ओनर डांस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ओनर कहते हैं भाई हमने तुम्हें ओनर बनाया ना, कंपनी कहती है हमने तुम्हें ओनर बनाया, तो तुम कैसे हम मेरे सिर पे डांस कर रहे हो? हम कह रहे हैं ना जब प्रॉफिट आएगा तुम्हें दे देंगे। तो ये दो कैटेगरीज हैं। तो ये सारे डिसीजन हम कहाँ लेते हो? फाइनेंसिंग डिसीजन में। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कितना पैसा और कहाँ से, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कितना पैसा चाहिए और कहाँ से लेना है, उसके बाद आपको प्रपोर्शन भी डिसाइड करना पड़ता है कि अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो कितना हम डेट से उठाएं, कितना हम ओनर से उठाएं। ठीक है, ये भी सारी डिसीजंस कहाँ होते हैं, कहाँ लेते हो आप? फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप फाइनेंसिंग डिसीजन कौन से होते हैं जहाँ पे प्रपोर्शन आपको डिसाइड करना होता है, ओनरशिप, इक्विटी का, बोरोड फंड, डेट का। तो बोरोड फंड वाले वो पैसे होते हैं जिनको उधार पे पैसे लेते हो और आपको एक टाइम के बाद उन्हें रिटर्न कर देना है, साथ साथ आपको ईएमआई देना पड़ता है। तो ये ईएमआई बैंक के जो लोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बोरोड फंड होते हैं। लेकिन ओनरशिप कहाँ है? जहाँ पे किसी ने आपके शेयर्स खरीदे, उसने अगर आपके शेयर्स खरीदे तो वो शेयर होल्डर बन गया, वो शेयर होल्डर बन गया तो वो ओनर बन गया। तो शेयर्स कोई भी खरीदे, ठीक है, वो बन जाता है आपका ओनर। अब हम बात करें कि फाइनेंशियल रिस्क किस में होता है। अब आप बोलोगे मैम फाइनेंशियल रिस्क किस में होता है? फाइनेंशियल रिस्क पता है क्या होता है? कुछ नहीं। फाइनेंशियल रिस्क है आपका सिर का दर्द, सिर का दर्द। दैट मीन्स इतना आपको पे करना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट आए ना आए। अब आप मुझे ये बताओ, जहां पे सिर का दर्द है वो कौन सी कैटेगरी है, डेट या ओनर्स? ओनर्स को तो चुपचाप बैठा दिया, ओनर बन गए हो, शांति से बैठे रहो। लेकिन डेट वालों को चुपचाप नहीं बैठा सकते आप, उनको तो आपको पे करना ही पड़ेगा चाहे आप प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, क्योंकि उनसे आपने उधार लिया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क यानी आपकी जो सिर का दर्द है वो हमेशा डेट होल्डर्स होते हैं, क्योंकि उनको आप चुप नहीं करा सकते। ठीक है, तो डेट मतलब क्या इन्वॉल्व करता है? फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व करता है, यानी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स एंड द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। फाइनेंशियल रिस्क मतलब सिंपली यही है कि हो सकता है कि आपको खतरा हो और प्रॉफिट ना आए तब भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़े, डिबेंचर्स के जो पैसे आपने जितने उठाए उसको रिडीम करना पड़े, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये सारा सिर का दर्द किधर होता है? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क होता किधर है? डेट या बोरोड फंड की कैटेगरी में। शेयर होल्डर में ऐसा कुछ नहीं है। शेयर होल्डर कहते हैं चुप रहो, तुम्हें ओनर बनाया ना, ओनर हो, पेशेंस रखो, बैठे रहो, प्रॉफिट आएगा तभी हम तुम्हें देंगे। इसमें भी दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको क्लियर है। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जो रियल ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थोड़े, इनकी जो फीचर है ना थोड़ा सा डेट वालों की तरह भी है, और इक्विटी शेयर क्योंकि ये शेयर है प्रेफरेंस तो इनका थोड़ा शेयर वाले फीचर्स भी है प्लस डेट वाले भी। लेकिन हाँ,
बस ये कहते हैं हम कि प्रॉफिट जब भी आएगा तो प्रॉफिट सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, उसके बाद बचा हुआ इक्विटी शेयर को देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो आपको इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में? कॉस्ट, जो चीज महंगी होगी उसको आप प्रेफर कम करोगे। एक मैनेजर हमेशा वही उसी सोर्स से पैसा उठाएगा जहां पे उसको कोई चीज या पैसा सस्ता पड़े। कोई 1 लाख रुपए आपको दे रहा है, एक 10% के इंटरेस्ट पे दे रहा है, एक 12% के इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो आप 10% वाले से खरीदोगे। यानी जहां पे आपको सस्ता मिलेगा फाइनेंस, वहां पे आप डिसीजन लोगे या उस सोर्स से पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ज्यादा सस्ता कौन होता है, डेट या इक्विटी? ये जो आप चुप चुप करा के बिठाते हो ना ओनर्स को, ये कहते हैं अच्छा हमें चुप कराते हो ना, हम तो महंगे हैं, हम तो महंगे हैं, हमें कोने में बिठा दिया ना चुप करा के, हम महंगे हैं, प्रॉफिट का अश्योरेंस नहीं देते, ऊपर से हम तुम्हें सस्ते में इन्वेस्ट करें। नहीं नहीं, तो ये जो ओनर्स होते हैं, जो इक्विटी वाले होते हैं, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। और डेट वाले तो कहते हैं हम तो तुम्हारे सिर पे डांस करेंगे। तो कंपनी कहती है तुम सिर पे डांस करोगे, चलो बेटा ठीक है, तुम हो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, तुम्हें हम सस्ते में ही निपटा लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। रिस्क की बात करें तो आपको पता है रिस्क कहाँ ज्यादा एसोसिएटेड है, आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है रिस्क कहाँ एसोसिएटेड है ज्यादा। और ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बताना है ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिस्क कहाँ पे होता है। बात करें फ्लोटेशन कॉस्ट की, तो वो सारे कॉस्ट जो आपको फंड रेस करने में लगते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। हमेशा हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट आपको किधर लगता है? शेयर्स के कंडीशन में, यानी सिक्योरिटीज या शेयर्स, ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली, उनको इशू करने में आपको ज्यादा खर्चे होते हैं, डिबेंचर में उतना कम होता है। डिबेंचर इसीलिए सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट उतने नहीं होते या होते नहीं है। तो आप वो प्रिफर करोगे जहां पे आपको सस्ते में इशू करना पड़े या सस्ते में आपका पैसा रेज हो जाए। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, उधर आप लेस अट्रैक्टिव रहोगे, उस सोर्स से हमें पैसे नहीं खरीदने। एक तो हमें जाना पड़ेगा इतनी दूर है पैसे लेने के लिए, हम कहते हैं पास वाले बैंक से ले लेंगे, यानी वो खर्चा आपने बचा लिया। तो जहां पे आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कम होता है उस सोर्स को आप ज्यादा प्रिफर करते हो। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अब भाई हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि पैसा तो हम उधार ले रहे हैं, लेकिन मेरा कैश फ्लो उतना अच्छा जनरेट नहीं हो रहा, मतलब मेरा कैश रिसिप्ट जो है, जो कैश साइकिल है रिसिप्ट और पेमेंट का, वो बहुत अच्छा नहीं है। फिर तो मेरे लिए हो जाएगा खतरा, यानी डेट वालों को हो जाएगी दिक्कत, वो मेरे सिर पे डांस करेंगे। कैश फ्लो मेरा ठीक नहीं है, एक काम करते हैं हम चले जाते हैं इक्विटी की तरफ। नहीं भी आएगा कैश तो कौन सा उनको हमें कुछ बोल सकते हैं, हमने तो उन्हें चुप मार के बैठा दिया है ना। तो कैश फ्लो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, यानी जब आपका कैश फ्लो अच्छा होगा आप डेट को चूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी पोजीशन है डेट वालों को पे करने की, बार बार इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आप इक्विटी की तरफ प्रिफर करोगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन से होते हैं? ये ऑपरेटिंग नाम है ना, ऑपरेटिंग मतलब जो सेल से रिलेटेड, जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे हैं, उनको आप क्या कहते हो? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हो। जैसे सैलरी देनी ही पड़ेगी, इंश्योरेंस कराया देना पड़ेगा, बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें किसके लिए हैं? सेल्स करने के लिए। तो सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उनको ऑपरेशन कॉस्ट कहते हैं। और वो सारी जो ऑपरेशन कॉस्ट है अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो आपको आपको कम डेट लेना पड़ेगा, लो डेट। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, यानी अगर आपका 1 लाख प्रॉफिट था, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 लाख प्रॉफिट था, उसमें आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ही 20,000 आ गया, नहीं चलो मान लो 80,000 आ गया, 80,000 आ गया, आपके पास बचा 20,000 प्रॉफिट। अब मुझे ये बताओ इस 20,000 में आप अपने डेट होल्डर को, और आपका डेट होल्डर को जो पेमेंट देना था, डेट होल्डर को जो पेमेंट देना था, या डेट होल्डर नहीं, ये हटा दो, बस ये समझो कि अगर आपके पास सिर्फ 20,000 प्रॉफिट बचा है और आपको अभी अपना उधारी उधारी भी पे करना है, और उधारी वाले कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, और जो पैसा आपको पैसा रेस करने के लिए लगाना पड़ता है या जो खर्च होता है उसको आप फाइनेंसिंग कॉस्ट कहते हो। फाइनेंशियल रिस्क जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, आपको पता है फाइनेंशियल रिस्क डेट में होता है, यानी 20,000 रुपए आपके पास प्रॉफिट बचे हैं और अभी आपको फाइनेंशियल पेमेंट्स भी करनी है, फिक्स्ड, वो जो इंटरेस्ट आपको पे करना है और आपको जो उनकी रिपेमेंट करनी है। अब 20,000 रुपए में आप क्या करोगे? मान लो 20,000 पूरा चला गया आपका डेट को पे करने में ही, अपना फाइनेंशियल रिस्क बियर करने में ही, तो आपके पास प्रॉफिट बचा 0, शून्य, अंडा। कहाँ से दे पाओगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को? कहाँ से दे पाओगे अपने ओनर्स को? क्या आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज या जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव था, शेयर होल्डर को खुश रखना, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, हो पाया? उनको तो आपने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। दैट मीन्स उस कंडीशन में जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में आप क्या प्रेफर करोगे? बोलोगे हम इक्विटी ले लेते हैं भैया, तब 20,000 बचा है तो मेरे पास डेट का तो टेंशन है नहीं, डेट वाले है ही नहीं, उधारी किसी से लिया नहीं, शेयर होल्डर को देना है, दे देंगे शेयर होल्डर को। या इन केस अगर आपके पास देखो 0 प्रॉफिट भी हो गया तो आप शेयर होल्डर आपके सिर पे डांस नहीं करेंगे, वो बोलेंगे
कोई बात नहीं, मत दो, प्रॉफिट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो काम ही वही है, हम तो ओनर, प्रॉफिट आएगा तो मिलेगा। तो इस कंडीशन में जहां पे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट के लिए पैसा कम बचता है। और जब फाइनेंशियल कॉस्ट के लिए पैसा कम बचेगा तो आप अपनी फिक्स्ड जो बियरिंग है फाइनेंशियल वाली, उसको पे नहीं कर पाओगे, तो आप डेट को लो प्रेफर करते हो। उसी कंडीशन में या इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, सेल्स करने में कम खर्चा जा रहा है, मान लो पेन का कलर, हाँ, 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था और आपकी जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो सेल करने में खर्चा हुआ वो सिर्फ 30,000 हुआ। अब जरा इस कंडीशन में देखो, 70,000 रुपए आपके पास पैसे बचे हुए हैं, यानी इस 70,000 को आराम से अपने आप डेट होल्डर्स को रीपे कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क या डिफॉल्ट का प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। तो इस कंडीशन में आप डेट को प्रेफर कर सकते हो। क्लियर। अब कंट्रोल कंसिडरेशन की बात करें तो आपको पता है, जिसको बना दोगे आप ओनर, वो बन जाएगा आपका कंट्रोल मास्टर, वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और जिससे आपने लिया है उधार, वो आपको कंट्रोल तो नहीं करेगा, तो वो कंडीशंस जहां पे आपको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, कंपनी को अपने हाथ में चाहिए, वो कहते हैं हम किसी और को कंट्रोल देंगे ही नहीं, चलो उधारी ले लो, सबको इंटरेस्ट देते रहेंगे, खुश रहेंगे सब, मेरे कंट्रोल में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने शेयर होल्डर्स को पैसा रेज किया है, यानी इक्विटी से पैसा उठाया है, दैट मीन्स आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर भी आपका बन गया है मालिक, और उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की कंडीशन भी आपकी डिटरमाइन करती है कि कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करें। अगर कैपिटल मार्केट आपका बुलिश है, बुलिश मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी शेयर की प्राइसेस राइज करेंगे, है ना, तब आप बोलोगे हाँ हाँ इक्विटी से इन्वेस्ट करना है, क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हो गई आपकी कंपनी की। फिर दूसरा कंडीशन होता है बियरिश, भालू जैसा है, नहीं नहीं लगता है कि प्राइस राइज नहीं करेगा, प्राइस फॉल करेगा हमारे शेयर्स का, तो आप बोलोगे नहीं नहीं हमें रिस्क लेना ही नहीं, हम डेट में प्रेफर करेंगे। बेसिक सी चीजें थी, आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करें डिविडेंड डिसीजन की, तो डिविडेंड डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं, जहां पे आप ये डिसाइड करते हो कि कितना पैसा कंपनी अपने पास रखे, जिसको आप रिटेंशन कहते हो, रिटेंशन यानी रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, या कितना पैसा अपने हम शेयर होल्डर्स को पे कर दें। और जो हम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का पार्ट पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजंस भी आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है। वो डिविजिबल प्रॉफिट, जो सारे खर्चों के बाद बचा कुचा जो प्रॉफिट है, जिसको आप और क्या कहते हो, रेसिडुअल प्रॉफिट, जो आप अपने शेयर होल्डर को देते हो उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो आप कह सकते हो कि जो आपका डिविडेंड होता है वो क्या है, रेसिडुअल प्रॉफिट होता है। ठीक है। आपके पास 100 रुपए बचे ना, 100 रुपए बचे, तो अब जरूरी नहीं है कि 100 का 100, आपके पास ऑप्शंस है, या तो 100 का 100 पूरे शेयर होल्डर को दे दो, या 60 दे दो, 40 अपने पास रख लो, या 50 दे दो, 50 अपने पास रख लो। तो ये जो डिसीजंस होते हैं वो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं। क्लियर। अब इनके क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ अर्निंग। सबसे पहली बात, कितना पैसा आप अर्न कर रहे हो। अब भाई 100 रुपए अर्न कर रहे हो तो 60-50 कर सकते हो, 100 रुपए नहीं 80 रुपए अर्न कर रहे हो तो कहाँ से 60 दोगे, है ना। तो जितना आपका अमाउंट है वो भी आपका फैक्टर है डिसाइड करने में कि कैसे आप पैसे को, कितना पैसा दो, कितना पैसा रिटेन करो। फिर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स की। यहाँ पे एक और बात आती है, यहाँ पे मिसिंग है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। दोनों बातें अलग होती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स मतलब, हाँ, आपकी जो बिजनेस है वो एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है। अगर अर्निंग आपकी कमाई स्टेबल है तो भैया ठीक है, हम डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन अगर कमाई मेरी स्टेबल नहीं है, बार बार कमाई नहीं हो पा रही है, कुछ कभी आ रहा है कभी एकदम ही नहीं आ रहा है, तब आप डिविडेंड कम पे करोगे, आप अपने पास रिटेन करके रखोगे। और जब कंपनी रिटेन करके अपने पास रखती है तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। सारी बातें रिलेट हो रही है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स। मैम स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये रिविजन मैराथन है, मैराथन मतलब तेजी तेजी से दौड़ना, इसीलिए हम तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड थोड़ा दूसरा है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का कहना ये है कि भाई हो सकता है तुमने 4 सालों में, किसी एक साल में बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी साल में हम आपको ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर वो जो एक्स्ट्रा कमाया है वही एक्स्ट्रा आप हर साल कमाओगे ना। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ फंडिंग की बात ये है कि वो कमा पा रहा है, अगर कमाई है तो डिविडेंड देंगे, कमाई नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन ये स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग की बात थी। लेकिन हम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात करें तो वो ये कहता है कि 4 सालों में अगर एक बार आपने खूब तीर मार लिया और बहुत प्रॉफिट कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे। हम तभी आपको ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे जब वो जो तीर मारा है ना, वो हर साल तीर मारेंगे, वो हर साल एक्सट्रीम प्रॉफिट आएगा, तभी हम आपको ज्यादा डिविडेंड्स पे करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। ओके।
फिर हम बात करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको ये लगता है, कंपनी को ये लगता है कि कंपनी के पास पैसा रहेगा और वो पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी ग्रो करेगी, तो कंपनी बोलेगी ठीक है शेयर होल्डर अभी चुप होके बैठो, अभी हमको इन्वेस्ट करने दो, क्योंकि कंपनी जब ग्रो करेगी तुम्हें ही फायदा होगा। यानी जब आपकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, आप अपने शेयर होल्डर को कम पैसा पे करते हो, यानी आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा कम होगा। डिविडेंड कम पे करोगे, रिटेन ज्यादा करोगे। लेकिन जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, बहुत ज्यादा तीर नहीं मार पाओगे, तब आप बोलोगे छोड़ो फिर क्या ग्रो, क्या इन्वेस्ट करना, ले जाओ तुम ही ले जाओ शेयर होल्डर, तुम तो खुश हो जाओ। क्लियर हो रहा है? कैश फ्लो पोजीशन, जितना अच्छा कैश फ्लो उतना अच्छा डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है, शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है भाई? शेयर होल्डर है, आपके ओनर है, हमेशा ऐसे चुप हो जाकर, चुप कराकर नहीं बैठाओ, उनसे पूछ लिया करो कि आप क्या चाहते हो। अच्छा डिविडेंड ज्यादा चाहते हो, चलो देखेंगे, तो एटलीस्ट पूछ तो लो। ठीक है, अब हम बात करें टैक्सेशन पॉलिसी की, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो टैक्सेस हैं डिविडेंड पे वो बहुत ज्यादा हैं, तो कंपनी विल प्रेफर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। वेयर देखो, जब डिविडेंड्स जब टैक्स रेट आपका ज्यादा है ना, तो आपको डिविडेंड बस इतना याद रखना है, जब आपका टैक्स रेट ज्यादा है, देखो अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय, टैक्स तो पे करना पड़ता है। वैसे ये पॉलिसी ना अब ओल्ड हो चुकी है। पहले आप डिविडेंड टैक्स, जब शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता था ना, शेयर होल्डर को पैसा मिलता था, उस पर उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। लेकिन अब वो चीज अबॉलिश हो गई है, अब एक अलग रेजिम आ गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। वो तो अब अलग है कि जितना पैसा मिल रहा है, वो अगर 1 लाख से 10 लाख से ज्यादा है, तब आपको टैक्सेस पे करने हैं, 1 लाख से ज्यादा है। लेकिन जब तक आपका 1 लाख से पैसा ज्यादा नहीं है, अब आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन पहले के टाइम में ना, जो शेयर होल्डर्स पैसा कमाते थे वो भी टैक्स पे करते थे, और वो 1 लाख नहीं 5,000 भी है तो भी टैक्स पे करना होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जिसको हम कहते थे, DDT। ठीक है, लेकिन वो चीज़ अब पुरानी हो चुकी है। लेकिन उस पॉइंट के हिसाब से अगर समझा जाए, जब कंपनी को या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, तब वो डिविडेंड कम डिक्लेयर होती थी। लेकिन जब टैक्स रेट कम होती थी, या 10% से मान लो 5% टैक्स रेट है, तब आप डिविडेंड ज्यादा पे करते थे। ये लेकिन पॉइंट अब ओल्ड है। क्यों? क्योंकि पहले, इसके बाद जो चेंज आया था उसमें ये था कि DDT रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, DDT रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद क्या है, अभी फिर से डिविडेंड टैक्स आया है, लेकिन अगर आपने 1 लाख से ज्यादा डिविडेंड रिसीव किया है, तब आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है? जैसा स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, अगर इन्वेस्टर की जो प्राइजेस हैं या उनको ज्यादा पे करने से आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छी हो जा रही है, आपके लिए गुड न्यूज है, तो आप ज्यादा पे करो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन यू कैन अवॉइड इट, आप कम डिविडेंड दोगे तो भी चलेगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर आपका कैपिटल मार्केट, जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, कॉर्पोरेट कंपनीज एंड MNCs रिटेन लेस प्रॉफिट एज दे हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपकी बहुत ज्यादा है, आपको उधार कहीं से भी मिल सकता है, शेयर मार्केट से फिर से इशू कर सकते हो, तो आप रिटेन कम कर दो, डिविडेंड अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दो। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेस है, अगर आपके पास, ऐसे समझो कि मार्केट में आपको लोग जानते हैं, और अगर एक दुकान में नहीं चली या एक दुकान से नहीं मिला, दूसरे दुकानों में आप जाके सामान खरीद सकते हो, तो आप बोलोगे ना हाँ ठीक है ले जाओ तुम, हमें नहीं चाहिए, हम दूसरे दुकान से खरीद लेंगे। सिमिलरली ये चीज यहाँ पे भी होती है। जब किसी कंपनी के पास खूब सारा एक्सेस है कैपिटल मार्केट से, हर हर सोर्सेज से वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, पैसा रेस कर सकता है, अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करा सकता है, तब तो वो कहेगा कि हमें रिटेन करने की जरूरत नहीं है, कंपनी को पैसा बचा के रखने की जरूरत नहीं है, दे दो अपने शेयर होल्डर्स को, हम किसी और से पैसे ले लेंगे। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो। लीगल कॉन्स्टेंट की बात करें, तो लीगल कॉन्स्टेंट्स अगर आपको देखने होते हैं कि क्या क्या लीगैलिटी है, उस अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है। और कंट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप डेट से पैसा उठाते हो, तो बहुत सारे बैंक से उठाते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उठा रहे हो, या किसी से भी उठा रहे हो, तो वो आप पे इम्पोज करते हैं कि सुनो तुम ज्यादा इक्विटी वालों को शेयर होल्डर डिविडेंड नहीं दोगे। तो ये सारी चीजों भी, ये जो चीजें आपको देख के चलना होता है, एंड अकॉर्डिंगली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इसमें आप सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाते हो कि किस तरह से पैसे को अक्वायर करेंगे और किस तरह से पैसे को यूटिलाइज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह से अपने पैसे को अक्वायर करेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि अननेसेसरीली पैसा मत उठाओ, पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है कंपनी को तो मत उठाओ। तो ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फर्म को जब पैसा चाहिए तब आपके पास आपकी फर्म में पैसा होना चाहिए। एंड सेकंड,
पैसे उठा रहे हो तो उतना ही उठाओ जितनी जरूरत है, अननेसेसरीली मत उठाओ, क्योंकि पैसे उठाओगे तो पे भी करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस है, यू कैन हैव अ लुक। अब हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कितना पैसा चाहिए, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस रेशियो में चाहिए। आपको ये डिसाइड कर लिया आपने कि 1 लाख रुपए चाहिए, फिर आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास दो सोर्सेस है, एक डेट एक इक्विटी। डेट यानी या तो हम बोरो कर सकते हैं या तो हम ओनर से पैसा ले सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 1 लाख का रेशियो प्रपोर्शन क्या होगा, कितना डेट से कितना इक्विटी से। इस क्वेश्चन का आंसर देता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है आपके कैपिटल का, किस तरह से आपने पैसे उठाया है। ठीक है, देखो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेट इज टू इक्विटी। डेट इज टू इक्विटी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सारी चीजें। देखो ओनर का फंड कौन सा होता है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्यों आता है ओनर के फंड में, क्योंकि एक्चुअल में ये पैसा ओनर का था लेकिन कंपनी ने अपने पास रख लिया, तो हम कहते हैं कि ओनर का ही फंड है वो। भले ही आपने अपने पास रखा है लेकिन उसको रिजर्व या रिटेन अर्निंग की कैटेगरी में डालो, अपनी कंपनी के नाम पे मत डालो। ठीक है, तो वो ओनर्स फंड होता है। बोरोड फंड क्या है, किसी से उधार ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिए, पब्लिक डिपॉजिट्स से पैसे उठा लिए, तो ये सारे क्या होते हैं, डेट होते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ये मिक्स है लॉन्ग टर्म सोर्सेज का। क्या यहाँ पे सिर्फ हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म सोर्सेज का ही पार्ट है। ठीक है, और इनका फॉर्मूला क्या है, डेट इज टू इक्विटी। डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, या तो कई बार आप ये भी लिख सकते हो, डेट डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल। डेट डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल मतलब कि कितना डेट से कितना इक्विटी से, तो वही टोटल कैपिटल ही हुआ ना। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। डेट वर्सेस इक्विटी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेट, कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, लेकिन डेट रिस्कीयर ज्यादा होता है इक्विटी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको होता है फाइनेंशियल रिस्क। फिर हम बात करें कॉस्ट ऑफ डेट की, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट चीपर होता है, आपने लिखा ना कॉस्ट ऑफ डेट लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट मीन्स ये चीज क्या होगा, ये चीप होगा, ये चीपर सोर्स है, और ये थोड़ा महंगा सोर्स है। लेंडर अर्न्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फिक्स्ड इंटरेस्ट और रीपेमेंट होता है, इक्विटी के केस में ऐसा नहीं है। आपको पैसा आपका आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कब मिलेगा, वाइंड अप के टाइम पे, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको मिलेगा आपका पैसा। ठीक है, इंटरेस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पे आप टैक्स डिडक्ट करते हो, ये मैंने बहुत अच्छी सी डिटेल क्लासेस में बताया है, आप वो चीजें देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, ये एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। इसको टैक्स मतलब ये आप प्रॉफिट से कम करने के बाद ही टैक्स पे करते हो, यानी उतने अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट 1 लाख था, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया है या आपने डेट नहीं उठाया है तो आपका यही प्रॉफिट बच गया। ठीक है, कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ही नहीं है, उस पर आपको 10% पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना आया, 10,000। लेकिन अगर आपने कोई डेट उठाया है और उस पर आपको 1,000 का इंटरेस्ट देना था, यानी 1 लाख प्रॉफिट था, उसमें से आपने 1,000 डिडक्ट कर दिया, यानी कितना बचा, या चलो 10,000 डिडक्ट कर दिया, 10,000 इंटरेस्ट था, 90,000। अब इस 90,000 ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना आएगा, 9,000। यानी आप देख पा रहे हो आपने 1,000 टैक्स सेव कर लिया। और टैक्स पेमेंट कैसे सेव की, डेट को यूज करके, क्योंकि आपने जो डेट पे इंटरेस्ट पे करना है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम होता है। डेट की बात करें तो ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि वो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है, इक्विटी नहीं। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट कहाँ अराइज होता है, ये होता है किस टाइम पे, किस टाइम पे, डेट के टाइम पे। जब आप डेट इशू करते हो तभी ये डिफॉल्ट आता है, और अगर ऐसा डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। फिर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों ही चीज अफेक्ट करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क। जाहिर सी बात है जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कितना डेट, एक सेकेंड, ओके तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने देख लिया। अब ये ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल क्या होता है मैम, ऑप्टिमल यानी ऑप्टिमम, एंड ऑप्टिमम यानी बेस्ट। यानी बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, यानी बेस्ट प्रपोर्शन ऑफ डेट इन इक्विटी आप किसको बोल सकते हो, वहां पे सबसे बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वही होता है जहां पे आपका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कंपनी का इंक्रीज करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जब आप शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करते हो तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू
बढ़ जाती है शेयर्स की, जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है शेयर्स की, दैट मीन्स आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा प्लान किया है। और वो पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे आपने डेट और इक्विटी का रेशियो अच्छा चूज किया है, जितना पैसा डेट से लेना चाहिए था उतना ही लिया है, एंड उतना ही इक्विटी से जितना रिक्वायर्ड था। ओके, द proportion ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका हाईलाइटर करेंगे हम चेंज। देखो जो प्रोपोर्शन है, ओ ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क है। ये देखो, जब आप डेट यूज करते हो ना कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसे हम लिवरेज कहते हैं। यानी जहां पे भी आपने देख लिया वर्ड, जहां पे भी आपने लिवरेज देख लिया, लिवरेज का मतलब क्या होता है, आपने डेट यूज किया है। लेकिन ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, देखो फाइनेंशियल लिवरेज एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है, सिंपल इतना ही मैं बता रही हूँ, कॉस्ट ऑफ जो डेट है उससे ज्यादा आपकी रिटर्न है। यानी आपने पैसा बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, जिस वजह से आपकी डेट यूज होने की वजह से, बिकॉज ऑफ यूजिंग डेट, आपका जो शेयर होल्डर वेल्थ है, शेयर होल्डर वेल्थ है वो इंक्रीज करता है। यानी आप क्या बोल सकते हो, फाइनेंशियल लिवरेज एक ऐसा पोजीशन है जहां पे आपने डेट यूज किया है, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज यानी फाइनेंशियल फायदा, डेट को यूज करने से फायदा क्यों आया, क्योंकि जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है वो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम है। यानी आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं, आपको कॉस्ट डेट पे कम पे करना पड़ रहा है, जिस वजह से आप अपने शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हो। दैट मीन्स आपने उनको, अपने शेयर होल्डर को ज्यादा पे किया है। और जब हम शेयर होल्डर को पे करते हैं उसको हम कहते हैं ईपीएस, यानी शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर कितना है, पर शेयर कितना अर्न किया है आपने शेयर होल्डर ने, जितना ज्यादा ईपीएस उतनी अच्छी आपकी शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी उतना ही अच्छा आपने शेयर होल्डर को रिटर्न्स दिया है। एम आई क्लियर। अब देखो इसको मैंने ना क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल्ड एग्जांपल के साथ बताया है, लेकिन सिंस इट इज अ मैराथन सेशन, यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट को रिवाइज करेंगे। आप अगर चाहो तो एग्जाम्पल देख सकते हो, बट एग्जाम्पल इज नॉट हेयर इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, और फाइनेंशियल लिवरेज आपको पता है क्या होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल लिवरेज कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है जहां पे आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। एक चीज और, मुझे ये बताओ कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से, यानी आप फायदे वाले सिचुएशन में हो, क्या फायदे वाले सिचुएशन को हम ये बोल सकते हैं कि हमारा रिटर्न्स बहुत फेवरेबल है। तो फेवरेबल कंडीशंस जहां पे आपका रिटर्न ज्यादा होता है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से, वहां पे आपका फाइनेंशियल लिवरेज अराइज होता है। क्लियर? यस मैम। इसी चीज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी वही चीज होता है। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, रिफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहां पे आपने डेट यूज किया है, आपको पहले ही बताया है, जो कि आप कैसे पे करते हो, इंटरेस्ट। ये सारी चीजें जो आपको फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती है अपने बोरोड फंड पे, जो पैसा उधार लिया है उस पे जो रिटर्न्स आप पे करते रहते हो, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। और फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होने की वजह से जो आपका प्रॉफिट है किसका, शेयर होल्डर का, यानी जितना पैसा आप शेयर होल्डर को दे रहे हो सारे खर्चों को हटाने के बाद, वो इंक्रीज कर चुका है। दैट मीन्स शेयर होल्डर को बेनिफिट हो रहा है आपकी डेट यूज करने की वजह से। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। क्लियर? अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को, कैश फ्लो, जितना अच्छा कैश फ्लो उतना अच्छा आपका डेट इक्विटी रेशियो होता है। यानी जब आपका कैश फ्लो ज्यादा अच्छा है तो आप डेट को प्रेफर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे आ जा रहे हैं, यानी अपने फिक्स्ड जो खर्चे हैं, जो आपके सर के दर्द है, उनको पे कर सकते हो। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट इक्विटी। पैसा नहीं भी है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी मार्केट की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है जब अपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं रख पाते हो तो। फिर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितनी बार आपके सिर दर्द को कवर कर पा रहा है। यानी आपका प्रॉफिट कितनी बार सफिशियंट होगा कि आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को पे कर पा रहा है। ठीक है, देखो इसकी सेंटेंस देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, वही प्रॉफिट जो आपने ऑपरेशन से कमाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपने बिजनेस से कमाया है, ऑपरेशंस करके, अपने सेल्स करके रेवेन्यू जनरेट की है, उसी को हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने अभी यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है। जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो पता है क्या बन जाता है, उसमें से आपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को भी माइनस कर दिया, वो बन जाता है ईबीटी, यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्स। आपने इंटरेस्ट काट लिया है, अभी सिर्फ टैक्स काटना बचा है। जब टैक्स आप काट लेते हो उसे हम कहते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहाँ कैलकुलेट करते हो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। क्लियर?
फिर हम बात करेंगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो की। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, जहां पे आप कंपेयर करते हो टोटल कैश रिक्वायरमेंट की। प्रॉफिट से मेजर नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप कितना आपका कैश रिक्वायरमेंट है जो एक्चुअल कैश था। हम कहते हैं ना बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, उसके बाद प्रॉफिट बचता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो एक्चुअल में कैश कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है, आपने खर्चा एलोकेट किया है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन वो कहीं पे तो कर नहीं रहे हो। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो का कहना ये है कि हम क्यों ना टोटल प्रॉफिट को कवर करें, टोटल प्रॉफिट को कंसिडर करें जो कैश प्रॉफिट है हमारा। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नॉन कैश आइटम्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम वो सारी चीजें दोबारा से ऐड कर देते हैं। देखो इंटरेस्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, जो चीजें कैश वाली नहीं है लेकिन फिर भी हमारे प्रॉफिट को डिडक्ट कर चुकी हैं, उनको वापस से हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो मेरे फिक्स्ड पेमेंट हैं उनको डिवाइड करके हम निकालते हैं कि कितना मेरा प्रॉफिट कैपेबल है हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज को कवर करने के लिए। प्रेफरेंस डिविडेंड पे भी जो भी आप डिविडेंड पे करते हो वो फिक्स्ड नेचर का होता है, आपको ये चीज पता है, आई नो। इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस जितने भी हैं वो सारे आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिए। क्लियर है? ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल में कराई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आपको रिटर्न होता है, मुझे आपको जल्दी से इसका फॉर्मूला वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना है, ठीक है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट करके बताना है क्या होता है। तो जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है कंपनी में, या कंपनी को जब ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, यानी उनके पास प्रॉफिट ज्यादा है, यानी वो डेट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट पोजीशन अच्छा है। लेकिन जब प्रॉफिट पोजीशन अच्छा नहीं है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे नहीं है, तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हो। क्लियर? कॉस्ट ऑफ डेट, अगर कॉस्ट ऑफ डेट चीपर है तो उसको आप ज्यादा यूज करोगे, जाहिर सी बात है। जो चीज सस्ती है, जहां से पैसे सस्ते मिल रहे हैं, वही चीजें ऑप्ट करोगे। टैक्स रेट की बात करें तो देखो ज्यादा टैक्स रेट डेट को रिलेटिवली चीपर बना देता है। क्यों? क्योंकि हम डेट डेट जो हमारा वैल्यू होता है, डेट यानी जो भी इंटरेस्ट हमें पे करने हैं या जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं, उनको प्रॉफिट से कम करने के बाद टैक्सेस पे करते हैं। यानी जब आपको टैक्स को ज्यादा अवेल करना है, यानी टैक्सेस को आपको ज्यादा फायदे उठाने हैं, तो आप डेट की तरफ जाओगे। लेकिन अगर उतने फायदे नहीं हो रहे हैं आपको, देन यू कैन गो फॉर इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा क्या होता है? हमेशा महंगा होता है। लेकिन क्या उसमें फाइनेंशियल रिस्क होते हैं? नहीं। तो ये सारी कंसिडरेशंस आपको देखने पड़ते हैं। इफ अ कंपनी यूजेस मोर डेट, द फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस। अगर आप बहुत ज्यादा डेट यूज करते हो ना, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ उधार का ही पैसा ले लिया है, तो शेयर होल्डर ज्यादा देर तक शांति से नहीं बैठेंगे। फिर वो भी खड़े होकर बोलेंगे ये कौन सी बात है, हमें भी रिटर्न चाहिए। क्यों आप इतने उधार के पैसे ले रहे हो? जब उधार रीपे नहीं कर पा रहे हो तो मत लो। तो ये सारी चीजें भी आपको देख के चलना होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको मैंने पहले बता दिया। फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सा है? पैसा रेज करने के लिए, पैसे को उधार लेने के लिए भी जो पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट जहां पे ज्यादा होती है, वो सोर्स आप कम लेते हो या अवॉइड करने की कोशिश करते हो। रिस्क कंसिडरेशन की बात करें तो बिजनेस के लिए रिस्क ज्यादा किधर होता है, इसका आंसर तो आपको कमेंट्स देके बताना है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए कमेंट वाला होमवर्क। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सही बात है, जहां आप डेट यूज करोगे वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल आपका नहीं लूज होगा आपकी कंपनी का। लेकिन अगर 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 आपने फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन को इग्नोर किया और आपने सिर्फ इक्विटी और शेयर्स की तरफ गए, ओनर्स फंड की तरफ गए, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। क्लियर? कंट्रोल की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल क्वाइट सेम है। कंट्रोल में यहाँ पे सिर्फ वही डेट इक्विटी है कि जिसने डेट ज्यादा यूज कर लिया तो उसका कंट्रोल तो लूज नहीं होगा, लेकिन किसी ने इक्विटी ज्यादा यूज किया तो ऑब्वियसली उसका कंट्रोल लूज होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मेरा ये कहना है कि डेट जितना उधार आप ले रहे हो वो जरूरत के हिसाब से लो, फ्लेक्सिबल रहो। ऐसा नहीं है कि टाइम में आगे फ्यूचर जाके जरूरत पड़े पैसे की एंड यू डोंट हैव द मनी, और ये आपने इतने ज्यादा पैसे उधार ले लिए हैं कि आप नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को भी कुछ ध्यान रखते हुए आपको काम करने होते हैं। स्टॉक मार्केट कंडीशंस, ये सारे प्रीवियस एग्जांपल्स हैं या प्रीवियस फैक्टर्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। और दूसरे कंपनी की क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, किस तरह से उन्होंने पैसा उधार लिया है, कितना डेट कितना इक्विटी लिया है, उससे भी आप इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स आपके डिसीजन मेकिंग में। फिर हम बात करें फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो आपकी कंपनी में फिक्स होता है। और फिक्स कहाँ करते हो आप? कर फिक्स्ड एसेट्स में, यानी वो पैसा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत देर तक फिक्स हो जाता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। यानी जब आपने फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो उनके फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। यू कैन हैव अ लुक, आप इसे रीड कर सकते हो, सारी चीजें सेम है। फिर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो फैक्टर जो आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख के चलो कि वर्किंग कैपिटल में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। दो टाइप के वर्किंग कैपिटल होते हैं, आपको मैंने बताया है, क्रॉस एंड नेट।
ग्रेस ग्रेस नहीं, ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस यानी टोटल में आपका कितना वर्किंग कैपिटल है, और टोटल वाले कंसेप्ट में सिर्फ आप करंट एसेट को देखते हो, यानी जितना आपका करंट एसेट उतना आपका वर्किंग कैपिटल। लेकिन नेट वाले आ गए, नेट वाले बोलते नहीं हम तो कुछ करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करते हैं जो करंट लाइबिलिटीज है, यानी जब आप करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से माइनस कर देते हो तब आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। देखो ये तो मैराथन सेशंस है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं या क्लास 12th में हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। इन लोगों की सीयूईटी एग्जाम के बाद हम लोग डिटेल क्लासेस वैसे भी लॉन्च करने ही वाले हैं। ओके, अब क्या क्या फैक्टर्स है जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं? वेरी बेसिक, नेचर ऑफ बिजनेस, जिसका जैसा बिजनेस उतना वर्किंग कैपिटल। किसी ट्रेडर को जो सिर्फ सामान इधर से खरीद के उधर बेचता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है, उसको कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है, मैन्युफैक्चर नहीं करना है। लेकिन जिसने मैन्युफैक्चरिंग वाला काम किया है, जिसको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको यूज करना है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल बनने वाला है, उसको प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद बेचेगा, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है उनको ज्यादा बिजनेस में पैसे चाहिए, क्योंकि डे टू डे उनके काम भी ज्यादा होंगे। लेकिन जिसका बिजनेस छोटे लेवल पे है वो कम वर्किंग कैपिटल में भी चलेगा। ठीक है, बिजनेस साइकिल, जिसका ज्यादा बिजनेस साइकिल वैसे वो होता है जो इकोनॉमी में बूम चलती है, फिर रिसेशन आ गया, बूम रिसेशन, तो बूम के टाइम पे आपको ज्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी डिमांड ज्यादा होती है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। लेकिन रिसेशन के टाइम में या डिप्रेशन के टाइम में, जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है, सब कुछ बहुत खराब चल रहा होता है, कम पैसे में भी चल जाएगा। सीजनल फैक्टर्स भी हैं, जिसका जो सीजन उसमें आपको पैसे चाहिए, जिसका पीक सीजन उसको उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको अपने बिजनेस चलाने हैं। लेकिन अगर ऑफ सीजन चल रहा है, ठंडियों के टाइम में विंटर क्लोथ्स को, विंटर वालों को कपड़े या पैसे अच्छे से रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनके कपड़े बिकते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम पे वो कम भी पैसे रख के चलेगा। क्यों? क्योंकि उनका सीजन नहीं है। प्रोडक्शन साइकिल, जिसका जितना ज्यादा लंबा प्रोडक्शन साइकिल उतना ही बड़ा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्रेडिट अलाउ, जितना आपने क्रेडिट अलाउ किया है, देखो क्रेडिट अलाउ मतलब आपने किसी को गुड्स उधारी पे बेचे हैं, तो वो भी आपके फैक्टर्स हैं। क्रेडिट अवेल, जितना आपने क्रेडिट अवेल किया है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट वाली पॉलिसीज भी डिपेंड करती हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल आपको मेंटेन करना है। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। आई होप आपको सब अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा, डिफरेंट एंटरप्राइज मैनेज देयर ऑपरेशंस विद वेरी डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी। सच एफिशिएंसीज में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कोई अगर ज्यादा एफिशिएंट है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी गुजारा कर लेगा। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा एफिशिएंट नहीं है या बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उनको ज्यादा बार बार पैसों की जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी रॉ मटेरियल जल्दी अवेलेबल हो जाती है, कम उनको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट करोगे चलेगा, लेकिन जिसके पास अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की उतनी जल्दी नहीं हो पाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं लीड टाइम की। लीड टाइम का मतलब ये होता है कि जब आपने हेलो फोन करके, ये देखो फोन करके आपने बोला कि भाई हमें रॉ मटेरियल भेज दो, ये फोन है मेरा, ठीक है, टेलीफोन, बहुत ही बेकार सी ड्राइंग है, चलो अच्छी बना लेते हैं इसको। हाँ आ जाइए। अ, फिर देखो, हम बात कर रहे थे लीड टाइम की ना। हाँ, तो लीड टाइम क्या होता है? आपने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे रॉ मटेरियल्स दे दो, और इस बंदे ने आपको 5 दिन बाद रॉ मटेरियल्स भेजे। ठीक है, ये इस बंदे ने 5 दिन बाद आपको रॉ मटेरियल्स भेजे, तो जितना टाइम आपके ऑर्डर देने और सामान पहुंचने तक लगा, उसी को हम कहते हैं लीड टाइम। अगर लीड टाइम बहुत ज्यादा है, यानी आपको अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसने टाइम पे नहीं भेजा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई अगर लीड टाइम ज्यादा है तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने इन्वेंट्री, अपने स्टॉक में, यानी आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा, आपका करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर लीड टाइम कम है, आज ही बोला आज ही आ गया, देन यू कैन हैव लेस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट करोगे चलेगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपका पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा है, हायर, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा डे टू डे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर कम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो कम पैसे में चल जाएगा। लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें, अगर ज्यादा कंपटीशन है तो आपको ज्यादा अच्छा बनने के लिए, ज्यादा अपनी सेल्स को करने के लिए ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने पड़ेंगे। ज्यादा स्टॉक यानी आपको अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर कंपटीशन उतना नहीं है, कोई आपका मार्केट में आप जैसा नहीं है, नोबडी इज लाइक यू, कोई भी नहीं है बिग बॉस, देन आप कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चला पाओगे। इन्फ्लेशन, जैसे जैसे राइज करता है, आपको ज्यादा अमाउंट अपने पास रखने पड़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ेगा, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ पे होता है आपका रिवीजन चैप्टर नंबर 9 का कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। ओके, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है ना?
तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। इसके पहले हमने ये पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा। तो ये पैसा आप कहाँ से रेज करोगे? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ऐसा ही एक ऑप्शन आपके पास होता है फाइनेंशियल मार्केट का, जहां पे वो लोग जिनको पैसे की कमी है और वो जिनके पास पैसे ज्यादा हैं एक्सचेंज करते हैं थ्रू एन इंटरमीडियरी, और इसी इंटरमीडियरी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए आइए पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट। पढ़ते क्या है, रिवाइज करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस, पहले तो मार्केट वही है जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन यहाँ पे आप ज़ारा, गुची एंड लिवाइस नहीं एक्सचेंज करते हो, यहाँ पे आप फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते हो। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? वो मार्केट जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो और एक्सचेंज कर रहे हो फाइनेंशियल एसेट्स को, जैसे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लो चल गया पता। यानी जब आप शेयर्स, डिबेंचर्स या बेसिकली सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। यानी वो मार्केट जहां पे मनी वहां से जिनके पास सरप्लस है, ज्यादा पैसा है, ट्रांसफर हो जाता है वहां उनके पास जिनको पैसे की जरूरत है। हम है हाउस होल्ड, हमारे पास खूब सारा पैसा है, हमने बैंक्स में अपने पैसे सेव किए या फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट किए, तो ये जो पैसा है ना ये जाता है अलग अलग कंपनीज के पास जो अपना नीड पूरा करती हैं। सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं, बहुत सारे बिजनेस फर्म्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे सेवर्स हैं जो अपना पैसा बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये जाता है कहाँ? उनके पास जिन्हें पैसे की जरूरत है। ठीक है, और जरूरत किसे है? जो करते हैं एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की फंक्शंस क्या है। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। आपको पता है सबके जो चावल के डिब्बे में और जो अलग अलग सेविंग्स आपने बना रखी है, पिगी बैंक्स बना रखे हैं, वो पैसा आप जब कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इससे आप कर क्या रहे हो? बेसिकली सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा रहे हो, यानी सेव किया वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो। जब इन्वेस्ट करते हो पैसा तो वो पैसा आपकी सर्कुलर फ्लो में आता है। जब वो सर्कुलर फ्लो में आता है यानी इकोनॉमी में ट्रेडिंग बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, अल्टीमेटली आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, कहाँ से जा रही है? हाउस होल्ड, हमारे जैसे लोगों के पास से इन्वेस्टर के पास जा रही है। ठीक है, जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। लिक्विडिटी फैसिलिटेट होती है। लिक्विडिटी यानी आपके पास कैश कन्वर्टिबिलिटी या कैश जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इन्हें आप आराम से इजीली एक्सचेंज कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, आराम से लिक्विडिटी आपकी मेंटेन रहती है, यानी आपके पॉकेट में खूब सारा कैश पड़ा होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत महंगे नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं और आपका टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ बचता है। क्लासिफाई करें तो दो टाइप के मार्केट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट कौन सा मार्केट होता है? शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, कैपिटल मार्केट कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म होता है। यानी जब आपको एक साल के अंदर अंदर के लिए कोई पैसा चाहिए, एक साल के लिए आपको लोन चाहिए या पैसा चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो हाउस होल्ड इन्वेस्ट करते हैं और जिनको पैसा चाहिए वो इन्वेस्टर्स होते हैं, या वो लोग वो हैं जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली कोई भी हो सकता है, कोई प्रोडक्शन एंटिटी, हमारी गवर्नमेंट को भी कई बार पैसे की जरूरत होती है। तो जब उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए, एक साल से कम टाइम के लिए चाहिए या एक साल तक के अंदर वो आपको पैसा रीपे कर देंगे, तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? मनी मार्केट में। मनी मार्केट के थ्रू कंपनीज, वो कंपनीज जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए वो यहाँ से पैसा रेज कर सकती हैं। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए होता है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज की होती है, लेकिन वो एक साल से कम टाइम के लिए। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, जहाँ पे आप लंबे समय के लिए पैसा उठाते हो, यानी जब कंपनी को पैसा चाहिए लंबे समय के लिए तो वो कैपिटल मार्केट के पास आती है, और कैपिटल मार्केट में ही होते हैं आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी एंड ऑल। तो जब आप इक्विटी एंड ऑल से पैसा रेज करते हो या डिबेंचर से भी पैसा रेज करते हो, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जब आपको चाहिए होती है कंपनी से, तो आप किधर आते हो? या कंपनी को जब चाहिए होती है लोगों से, तो आप किधर आते हो? कैपिटल मार्केट में। इसमें भी दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ नहीं है। प्राइमरी यानी जब आपने पहली बार लोगों को बोला है कि प्लीज हमें पैसे दे दो, जब कंपनी पहली बार जाके बोलती है एक्सक्लूसिवली कि आई एम हियर, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो प्लीज, मुझे बिजनेस करना है, वो प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट में कंपनी आती ही नहीं है, कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे, अपना आइटम बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स बेचे। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटीज बेची। उस सिक्योरिटी से उन्हें पैसा मिला, वो पैसा कंपनी ने यूज कर लिया, एंड वो सिक्योरिटीज जो मार्केट में रह गई उनकी ट्रेडिंग होने लगती है, फिर वो आपस में लोग खरीदने बेचने लगते हैं। तो ये जो आपस में खरीद बेच होती है वो कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में होती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कंपनी का कोई भी रिलेशन है सेकेंडरी मार्केट में? नो। तो चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ ले। मनी मार्केट क्या है? वो मार्केट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, जिसकी मेच्योरिटी एक साल से कम तक होती है। ये वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं मनी के लिए। क्यों? क्योंकि वो चीज जो तुरंत आप कन्वर्ट कर लो कैश में, वो बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। यानी अगर आप पॉकेट में पैसे रखो या मनी मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट, आराम से उसको जाके कन्वर्ट करा सकते हो आप कैश में।
ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नियर मनी भी बोलते हैं। अब इसकी फीचर्स की बात करें तो इनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम तक की होती है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं लेकिन इनकी रिस्क कम होती है, और ये हाईली लिक्विड होते हैं, ये हाईली लिक्विड होते हैं। अनसिक्योर्ड होते हैं, कुछ सिक्योर्ड भी होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ अनसिक्योर्ड भी होते हैं, लेकिन इनका रिस्क हमेशा लो होता है और आपकी जो लिक्विडिटी है हमेशा अच्छी होती है। इससे क्या है, पैसा रेज कर सकते हो टेम्परेरी काम के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए आपको पैसे की जरूरत है। मनी मार्केट इज मोस्ट वेलकमिंग यू। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, देखो बैंकिंग, अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आरबीआई भी पार्टिसिपेट करता है। यानी जब आरबीआई को पैसे चाहिए, आरबीआई को नहीं, बेसिकली जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई आप सबको गवर्नमेंट ही सिक्योरिटीज इशू करती है, सो दैट आप गवर्नमेंट को पैसा दीजिए और गवर्नमेंट अपना काम कर पाए। और जब ये गवर्नमेंट आरबीआई जब इशू करती है गवर्नमेंट के लिए ना, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है उसको हम कहते हैं टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स। फिर कमर्शियल बैंक्स भी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी है, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे होते हैं। ट्रेजरी बिल की बात करें तो देखो आप एक ट्रेजरी बिल अपने सामने देख सकते हो, ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म मनी, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। आपको पता है क्यों, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और इसे इशू कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इशू करती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन इशू कर रहा है, आपका आरबीआई, क्योंकि आप आरबीआई को क्या कहते हो, मर्चेंट है और ये एजेंट होता है गवर्नमेंट का। इसीलिए आरबीआई को जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो आरबीआई से बोलती है कि प्लीज लोगों से पैसे लेके मुझे दे दो। पैसे कैसे लोगे आप, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के बेच के। जब गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स आप लोगों को बेचते हो तो वो आपको देते हैं पैसा। फॉर दैट वेरी पैसा आपको क्या होता है, गवर्नमेंट अपना काम कर लेती है और उस पैसे के लिए जो आपने सरकार को दिए हैं उसके लिए वो रिटर्न्स देती है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है, इनका बेसिक यही है कि ये ट्रेजरी बिल, अगर ये ट्रेजरी बिल 100 रुपए का है तो आपको ये बोलेंगे कि हम 96 में आपको बेच रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, 96 में बेच रहे हैं, लेकिन आपको जब पैसे देंगे ना वापस 100 रुपए पे देंगे। यानी जितने भी ट्रेजरी बिल्स खरीदोगे वो भले ही 96 का आपने हमसे लिया है, 96 का परचेज किया है, लेकिन हम आपको जब वापस पे करेंगे आपका पैसा 100 रुपए पे करेंगे। सिर्फ यही कहानी है। और इसका मिनिमम डिनोमिनेशन कितना है, 25,000 है। इसको और भी क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये 14 दिन या 364 डेज की मेच्योरिटी तक इशू किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कॉल मनी। कॉल मनी आपको दिख रहा हुआ टेलीफोन, ये बेसिकली इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए होता है। कंपनीज जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनको आपको पता है कैश रिजर्व रेशियोज मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ पैसा अपने पास अपने डिपॉजिट्स का मेंटेन करना पड़ता है। तो जब उसमें कोई शॉर्टेज आ जाती है, उस शॉर्टेज को ठीक करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को फोन करता है। एसबीआई वाले यूनियन बैंक को फोन करेंगे कि भाई सुनो, हाँ हेलो, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। तो ये जो छोटे मोटे पैसे आपको रिक्वायर्ड होते हैं अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए, बेसिकली बैंक्स को, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स नहीं है, तो एक दूसरे में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही उधार लेते हैं। और उस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहते हो, कॉल मनी कहते हो। इस कॉल मनी पे आप, अब किसी ने पैसे लिए हैं तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो कॉल मनी पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसे कॉल रेट कहते हो। इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, लेस देन 15 डेज की होती है। क्लियर है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है कॉल रेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, सच एज कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जब कॉल मनी महंगा हो जाता है ना तो बाकी सारी चीजें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन जब कॉल मनी या कॉल रेट सस्ता हो जाता है तो बाकी सारे डिपॉजिट्स या बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं। एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कॉल मनी, जब कॉल मनी सस्ता होता है, कॉल रेट सस्ता महंगा हो गया, तो बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के वो आपकी कम सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जब ये कॉल रेट सस्ता हो गया तो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए महंगे हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है और अभी फिलहाल आपको ये स्टेटमेंट याद करने की जरूरत है। फिर हम बात करें कमर्शियल पेपर की। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। व्हेन द कॉल मनी रेट इंक्रीजेस, जब कॉल मनी जो रेट है, यानी जिस पैसे पे एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेती है तो उसके लिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, उसी इंटरेस्ट को आप कॉल रेट कहते हो। तो जब ये कॉल रेट इंक्रीज हो जाता है ना तो जो दूसरे सोर्सेस है वो आपके लिए सस्ते पड़ जाते हैं और उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। वही बात जो अभी हमने डिस्कस की। अब हम बात करें अगर कमर्शियल पेपर की, तो कमर्शियल पेपर देखो क्या है, एफएक्स रिफाइनिंग कंपनी, कितना प्यारा नाम है ना। होता क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इशू करते हैं। इशू क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ब्रिज फाइनेंस करना होता है। हमने पढ़ा है कि जब हमें बहुत सारे पैसे इशू करने होते हैं सिक्योरिटीज इशू करने के लिए, तो मेरे कुछ और भी खर्चे होते हैं जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए कंपनीज को कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे को उधार लेने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसके लिए भी कंपनी को जरूरत पड़ती है और उसके लिए भी कंपनी एक उधार लेती है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर क्या है, एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है जिसको कौन इशू करता है, बहुत बड़ी बड़ी बिग क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू करती हैं।
कितने टाइम के लिए होता है? मिनिमम ऑफ 15 डेज टू मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। ये नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। और ये किस लिए यूज किया जाता है? ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड द कैपिटल मार्केट। क्लियर? और ये किसके लिए है? फ्लोटेशन कॉस्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं, यानी जो उधार लेने हैं बड़े वाले, उनको उधार लेने के लिए जो आपको खर्च पड़ते हैं, उन खर्च के लिए आप उधार जो लेते हो उसे आप कहते हैं कमर्शियल पेपर। अब हम बात करें कमर्शियल बिल की, ये बिल्कुल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। जब सेलर और बायर के बीच में रिलेशन होता है और सेलर ने बायर को गुड्स उधार पे बेचे। उधार पे बेचने के लिए उसने बोला कि तुम्हें उधार पे बेच रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें एक बिल दे रहे हैं जहाँ पे तुम साइन करके दो कि हमें 3 महीने बाद पैसे दे दोगे। बायर ने साइन करके बिल आपको वापस दे दिए। अब क्या है? सेलर ने वो बिल जाके दे दिया किसको? बैंक को, कि भाई सुनो, देखो इसने साइन कर दिया है कि 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देगा, तो तुम मुझे ये पैसा अभी दे दो, ये बिल रख लो, वो तुम्हें आगे 3 महीने बाद पे कर जाएगा। इसको हम कहते हैं कमर्शियल बिल। ठीक है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और किस लिए होता है? क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के लिए होता है। और जो अब जैसे आपने ना 1,000 का बिल बैंक को दिया ना, तो आपको 1,000 रुपए नहीं देंगे, वो आपको 960 रुपए देंगे। बोलेंगे 40 रुपए हमारा कमीशन, 40 रुपए हमारा जो इंटरेस्ट है, या 40 रुपए जो डिस्काउंटिंग रेट है वो हम लेंगे। तो 960 रुपए आपको ऑन दी स्पॉट सेलर को पैसे पे कर देते हैं। तो क्रेडिट सेल को जब आप फाइनेंस कराते हो तो वो होता है कमर्शियल बिल। ठीक है, इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी कहते हैं। आपने ये सारी चीजें पढ़ी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कुछ नहीं है, एक नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो बियरर फॉर्म में होता है। इसमें बेसिकली क्या है? कोई भी कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, जब लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आती है, जब आपके पास खूब सारा पैसा नहीं होता है और आपको लोन देने हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, अपने डिपॉजिट्स की सर्टिफिकेट दिखा के पैसे उठा सकते हो। इनकी मैच्योरिटी क्या है? 91 डेज से 1 साल तक। आपको पता है ना ये मिनिमम डिनोमिनेशंस कितने हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर के मिनिमम डिनोमिनेशन कितने हैं? यानी मिनिमम इस वैल्यू का ही आप इशू कर सकते हो एंड मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है। लेकिन इन दोनों की मिनिमम डिनोमिनेशन क्या है? आपको मुझे कमेंट करके बताना। इसको अलाउ नहीं किया जाता है डिस्काउंट करने के लिए। यहाँ पे जैसे आपने डिस्काउंट कर लिया, यानी बैंक के पास पहले चले गए और बोला कि हमें दे दो अभी पैसे, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? वो मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे रेज कर सकते हो, डेट और इक्विटी दोनों के साथ। तो कैपिटल मार्केट में क्या डेट होता है? हाँ। क्या इक्विटी होता है? बिल्कुल, इक्विटी भी होता है। इसके फीचर्स क्या है? ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिंक करता है। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की बात करता है। देखो, मीडियम टर्म फंड्स कौन से होते हैं? जो 1 साल से 5 साल के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो 1 से 5 साल के लिए जो उधार लेते हो उसको मीडियम टर्म कहते हो, और 5 साल से ज्यादा के लिए जो भी उधार आपको लेने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स कहते हैं। बहुत सारी इंटरमीडिएरीज यहाँ पे यूज करते हो, इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है उधार की बहुत ह्यूज होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट में डीलिंग होती है कैपिटल मार्केट की। ये ऑपरेट करता है फ्रीली, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ। ठीक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का डिफरेंस आप पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें तो ये होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सा है? न्यू इशू मार्केट। जब कंपनी पहली बार उतरती है उधार लेने के लिए बहुत लंबे समय वाले, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू उतरती है। जब इसने एक बार इशू कर दिया, देखो इसमें भी 2 बातें होती है, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब पहली बार कंपनी उतरती है उधार लेने के लिए लॉन्ग टर्म के, तो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन फिर इस कंपनी को हो सकता है नए शेयर्स, नए सिक्योरिटीज इशू करने की जरूरत हो। तो प्राइमरी मार्केट में जब एक ही कंपनी दोबारा शेयर्स इशू करने आती है तो उसे हम कहते हैं एफपीओ, यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। अब इन्होंने जो सिक्योरिटीज, मान लो कोई भी कंपनी है, इन्होंने सिक्योरिटीज इशू कर दी, फिर ये अपना पैसा लेके ये मार्केट से बाहर चले जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। लेकिन वो जो सिक्योरिटीज इन्होंने मार्केट में दी है ना, इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक दूसरे को बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। कोई एक किसी को बेचता है, किसी को सेल कर रहा है, किसी को बेच रहा है, किसी को सेल कर रहा है। तो ये सारी बाइंग एंड सेलिंग जो सिक्योरिटीज की होती है वो कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हो। ठीक है, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज की बात हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं। यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करता है? बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स। और ये किस लिए होता है? नई प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर से उधर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, यानी एक दूसरे में सर्कुलेशन हो रही है। इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्राइमरी मार्केट की मेथड्स की बात करें, कैसे फ्लोट होता है? ओवर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस सिंपली कुछ नहीं है, एक एडवर्टीजमेंट है जो आप लोगों को कहते हो कि हाँ भाई हम कंपनी उधार लेने जा रहे हैं, तो जिसको जिसको इंटरेस्ट है हमारी कंपनी का ओनर बनने में, आइए प्लीज हमें पैसा इन्वेस्ट करिए। तो प्रोस्पेक्टस इज जस्ट गिविंग इन्विटेशन या एडवर्टीजमेंट कि हाँ हम पैसे लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे? बेसिकली चीजें यही होती हैं। फिर ऑफर फॉर सेल की बात है, यहाँ पे आप सेल करते हो इंटरमीडियरीज के थ्रू। कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है या अपनी सिक्योरिटीज बेचती है लोगों को, वो होता है ऑफर फॉर सेल।
ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो, बहुत बेसिक सी है। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी किसी गिने चुने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स को जब आप कंपनी पैसा उनसे रेस करती है, यानी उनसे बोलती है कि हमें उधार दे दो, तो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली अपने लोगों को ही शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू कर दी और उनसे पैसा उधार ले लिया। ये एक कॉस्ट सेविंग मेथड है। क्यों? क्योंकि आप सबको नहीं जा रहे हो, सबसे उधार लेने नहीं जा रहे हो, सिर्फ अपने सिलेक्टेड लोगों से उधार मांगते हो। कौन उधार मांगता है? कंपनी। राइट इशू कुछ नहीं है, जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ नए शेयर्स आप इशू करते हो, जब नए शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हो तो वो क्या होता है? राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है। फिर ई आईपीओ क्या है? ई आईपीओ है इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप ये सारी चीजें करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप पब्लिक को ऑफर करते हो अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज, वो होता है ई आईपीओ। इसमें स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत होती है क्योंकि ये ऑनलाइन एक सिस्टम है। यहाँ पे जो भी चीज होगी सब कुछ रजिस्टर्ड होगी, परफेक्ट होगी। क्लियर? अब हम बात करें सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट को हम क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। ये एग्जिस्टिंग और सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में डील इन करता है। सबसे पहला स्टेप इनकी तरफ कब लिया गया था? कंपनीज एक्ट 1850 में, और उसी के बाद आपका 1875 में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था, जिसको आप कहते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पहले का नाम क्या था? शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, शेयर्स SSBAB, एस एस बब, यानी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन जो था आपका बॉम्बे में, उसे सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसको रीनेम करके BSE कर दिया गया था, और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है 1875। ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 के, दैट इज LPG, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। हर्षद मेहता का केस भी उस टाइम पे हुआ था। तो 3 टियर और सेबी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया गया। ठीक है। फिर फंक्शंस की बात करें तो ये लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि आप कैश तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, फेयर और सेफ मार्केट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इक्विटी कल्ट बहुत अच्छा स्प्रेड होता है। इक्विटी कल्ट यानी इक्विटी के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं और इक्विटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्कोप, स्पेकुलेशन का भी स्कोप होता है। स्पेकुलेशन मतलब कि एक एस्टिमेशन लगाना, प्रेडिक्शन लगाना कि प्राइस या तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज करेगी, थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन चलता है। ट्रेडिंग प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे। ब्रोकर कौन है? जो आपका दलाल है, ही इज योर दलाल, जो आपकी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप ढूंढते हो एक दलाल जो एक नॉलेजेबल बंदा है, वो भी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कहाँ पे? रजिस्टर्ड सेबी में। सेबी क्या है? एक ऐसा बोर्ड है जो सारी कैपिटल मार्केट को चेक करता है, इनिशिएट करता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। तो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को आप सिलेक्ट करोगे, फिर अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे। एक अकाउंट आपको खोलना पड़ता है जहाँ पे सारी सिक्योरिटीज जो आप भी खरीदोगे या बेचोगे उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और सारी सिक्योरिटीज इसी जगह मेंटेन होती है जिसको आप डीमैट अकाउंट कहते हो। फिर ऑर्डर प्लेस करोगे सिक्योरिटीज का, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर फाइनली आपका सेटलमेंट हो जाएगा पेमेंट का। डीमैटेरियलाइजेशन क्या है? मटेरियल यानी डी, मटेरियल को डी कर देना, डी यानी डिक्रीज कर देना या एलिमिनेट कर देना। तो जब मटेरियल फॉर्म से कन्वर्ट करके आप उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो अपनी शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को, उसे आप कहते हो डीमैटेरियलाइजेशन। यानी फिजिकल फॉर्म जो आपके सिक्योरिटीज का है उसको कैंसिल करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हो। और ये सारी सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन किधर होता है? आपके डीमैट अकाउंट में होता है। आपके बैंक अकाउंट जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग। डिपॉजिटरी कौन है? अब ये जो सारी आपकी सिक्योरिटीज इधर से उधर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी बॉडी जो आपकी सारी सिक्योरिटीज को एक इकट्ठे जगह पे रखे। तो डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन से जो डिपॉजिट करती है आपकी सिक्योरिटीज जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। एक स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एक स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो। यहाँ पे क्या है? डिपॉजिटरी, शेयर्स को डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ कर रहे हो, सेल कर रहे हो एनी टाइम, लेकिन सारी चीजें डिपॉजिटरी के थ्रू ही करना है। पेपर वर्क इससे कम होता है, प्लस आपकी एफिशिएंसी और स्पीड भी बढ़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो डिपॉजिटरी सिस्टम में होता कौन कौन है? सबसे पहला एक डिपॉजिटरी, वो बॉडी जहाँ पे सारी आपकी डिपॉजिट्स रहेंगी, सिक्योरिटीज। फिर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो यहाँ से ये डिपॉजिटरी और आपके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई बैंक, कोई एजेंट, कोई भी हो सकता है जो डिपॉजिटरी से लिंक करके आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है, आपके पैसे का क्या हुआ, कैसे रखा है, सारी चीजें, आपका काम बेसिकली वही करता है। इशूइंग कंपनी कौन है? जिसके शेयर्स इशू किए गए हैं, जिसके सिक्योरिटीज इशू किए गए हैं, और डीमैट अकाउंट क्या है? उसके थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू ही सारे ट्रांजेक्शन आप करते हो। फिर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो क्या है? एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज, देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है सिक्योरिटीज की। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1992 में किया गया था। ये
रिकॉग्नाइज कब हुआ था? 1993 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश 1992 में किया गया था और इसको रिकॉग्नाइज 1993 में किया गया था और इनके ऑपरेशंस 1994 में स्टार्ट हुए थे। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इनकी अपनी अपनी इंडेक्सेस भी होती हैं। बीएससी की क्या है आपको मुझे बताना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्या है वो मुझे आपको बताना है। वैसे मैं बता देती हूँ, बीएससी की है सेंसेक्स। ये इंडेक्स आपको बताती है कौन सी ऐसी टॉप 5 कंपनीज है जिनकी शेयर प्राइसेस बहुत बढ़िया तगड़ी चल रही हैं। और ये सेंसेक्स है ना, ये एक इंडिकेटर है जो इन्वेस्टर्स को बता पाता है कि हाँ, इस कंपनीज में आप इन्वेस्ट करोगे तो खूब सारा पैसा आप जनरेट कर सकते हो। एंड एनएससी का क्या है? निफ्टी 50। ये टॉप 50 कंपनीज का रिकॉर्ड बताता है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का बताता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको पता है, आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। ओके, फिर सेबी की बात करते हैं। देखो, सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहले भी एक एक्ट आया था जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता था। ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। उसका मैं 1940s में ईयर बता देती हूँ। 1940s में वो आया था। आपको नाम और कौन सी ईयर में एक्ट आया था कमेंट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, करना पड़ेगा। नो एनी, नॉट एनी अदर ऑप्शन। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। देखो, इसको स्टैब्लिश 1988 में किया गया था, लेकिन इसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस 1992 में हुई थी, 30 जनवरी 1992। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही इसका एक अपना एक्ट बना। स्टैट्यूटरी कोई भी बॉडी तब होती है जब उनका सेपरेट एक्ट होता है। तो ये 1988 में एक बस बॉडी बनी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती थी ताकि सिक्योरिटी मार्केट अच्छे से ग्रो करे। लेकिन उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी कि इसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए, इसीलिए इसको एक स्टैट्यूटरी रिस्पेक्ट दी गई और इसका एक सेपरेट एक्ट आया, SEBI, सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में, 30 जनवरी 1992। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रेगुलेट करना, प्रमोट करना, प्रिवेंट करना, कोड ऑफ कंडक्ट। ये सारी चीजें बहुत बेसिक्स हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या फंक्शंस है। बेसिकली 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड कौन से? प्रोटेक्टिव। तो रेगुलेट कौन करता है? हमेशा आपको रेगुलेट कौन करेगा? पुलिस। इस तरह याद कर सकते हो, पुलिस आपको रेगुलेट करेगा, सारी चीजें देखेगा। अगर आपने कोई गलती की तो सारी पेनाल्टीज एंड ऑल आपको पुलिस ही ठोकता है ना। तो रजिस्ट्रेशन कराना आपका, आरटीओ में ऑफिस, ये बेसिकली जो सारी सरकारी रिलेटेड काम होते हैं ना, जो पुलिस करता है, जहाँ पे आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते, वो रेगुलेशंस वाले फंक्शन आपके रेगुलेटरी होते हैं। सभी का रेगुलेटरी फंक्शन जिसे आप बोलते हो। फिर डेवलपमेंट कौन करता है? डेवलपमेंट आपका टीचर कर रहा है। टीचर आपका डेवलपमेंट कर रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, रिसर्च, फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये सारी चीजें। अगर इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, सारे कैपिटल मार्केट के लोगों को जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, तो कौन से फंक्शन है सेबी के? डेवलपमेंटल फंक्शन है। प्रोटेक्ट कौन करता है? पी से प्रोटेक्ट, पी से पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्ट करेंगे सारी गलत कामों से, प्रोहिबिट करेंगे, मना करेंगे कि भाई ये गलत काम मत करो बेटा, प्रॉब्लम हो सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम्स या प्रोटेक्शन, सारी प्रोटेक्शन वाली चीजें कौन कर रहा है? सेबी एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, एज अ पेरेंट कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? जब अंदर के और कैपिटल मार्केट के इंटरनल लोग अपने में डिस्कस करके प्राइसेस लीक कर देते हैं या प्राइसेस डिटरमाइन करके अपने इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं ना, इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये जो गलत काम है उसको मना कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। और पेरेंट्स हमारे सेबी के लिए क्या, कौन सा फंक्शन एज अ रोल वो प्ले कर रहा है? दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। यानी जब गलत कामों के लिए आपको मना कर रहा है सेबी, ही इज बीइंग प्रोटेक्टिव। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है, यू हैव टू रीड। एक बार चाहो तो, चाहो नहीं, इसको आप सारी चीजें रीड कर लेना, वैसे तो हमने सब कंप्लीट कर लिया। So here we have ended chapter number 10, फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे हो गया आपके 2 चैप्टर्स की रिवीजन खत्म। आई होप आप इसके पहले की वीडियोस भी देख चुके हो एंड ये वाले वीडियो भी आपको इक्वली पसंद आए और आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही है। बाकी आगे के चैप्टर्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।